हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन देखा था और साथ ही में लोकल रूट और एंट्रल रूट को डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप पेरेंटल रूट्स वाली वीडियो देखना। तो हमने देखा था जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली दो क्लासेस में डिवाइड है। एक है लोकल रूट और एक है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरल रूट और एक होता है पेरेंट्रल रूट। सिस्टेमिक रूट में हमारा एम होता है ड्रग को बॉडी में पहुंचाना। तो अगर हम ड्रग को बॉडी में जीआईटी के थ्रू पहुंचा रहे तो उसको हम इंटरल रूट कहते हैं, और वहीं पे अगर हम ड्रग को जीआईटी के अलावा बाकी और रास्तों से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा रहे तो उसको हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं। तो आज हम मेनली पेरेंट्रल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरेंट्रल रूट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंजेक्टेबल और एक होता है नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस रूट आ जाते हैं। वहीं पे नॉन इंजेक्टेबल में नेज़ल, ट्रांसडर्मल और इनहेलेशनल रूट आ जाते हैं। तो देखो यार, आज की जो वीडियो है ना, ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक डमी रखा होता है जिस पे आपको लिटरली इंजेक्शन देना होता है और वो एग्ज़ामिनर के सामने आपको ये परफॉर्म करना होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी हम इंजेक्टेबल रूट से स्टार्ट करेंगे। इंजेक्टेबल रूट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारी स्किन है। स्किन की दो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस फैट, फिर उसके नीचे होते हैं मसल्स। तो अगर हम इंजेक्शन को मसल्स में दे रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और वहीं पे अगर हम इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस फैट में दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। और जब हम डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एंगल क्या होता है नीडल का, ये जो एंगल है ये इंट्रामस्कुलर रूट में 90 डिग्री होता है। वहीं पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में ये 45 डिग्री होता है। और इंट्राडर्मल इंजेक्शन में एंगल और कम हो जाते हैं, 10 to 15 डिग्री होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर इंजेक्शन हम ये डर्मिस में दे रहे हैं तो इसको इंट्राडर्मल कहते हैं। वहीं पे अगर डर्मिस के नीचे हम सबक्यूटेनियस फैट में इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको हम सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। और अगर वेन में दे रहे हैं, ये ना वेन, तो उसको हम इंट्रावेनस कहते हैं। और वहीं पे अगर हम आर्टरी में इंजेक्शन दे रहे हैं तो इसको हम इंट्रा आर्टेरियल कहते हैं। हमने लोकल रूट में पढ़ा था। और ये जो मसल है इसमें हम इंजेक्शन को दे रहे हैं तो उसको हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और वहीं पे अगर जॉइंट के अंदर दे रहे तो ये इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं। ये लोकल रूट्स में हमने पढ़ा था। अब हमको एक आइडिया आ चुका है कि इंजेक्टेबल रूट्स में क्या क्या होता है। तो अब हम इंट्रावेनस रूट से स्टार्ट करते हैं। इंट्रावेनस रूट मतलब आईवी रूट। आईवी रूट में हम ड्रग को सुपरफिशियल वेन में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ से ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है और फिर वहाँ से बॉडी में चला जाता है। और ये फास्टेस्ट एक्टिंग रूट है क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। और जो आईवी रूट है ना, इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब जो ड्रग का हम डोज दे रहे हैं ना, उसमें से कितना ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, लेकिन जो बाकी रूट्स हैं ना, उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो लेस देन 100% होती है। अब आईवी रूट की 100% क्यों होती है, क्योंकि आईवी रूट में ना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना ही फर्स्ट पास,
मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, इसलिए इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब आईवी रूट में डोज टाइट्रेशन पॉसिबल होता है। ये डोज टाइट्रेशन क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, ड्रग को स्लोली देते हैं आईवी रूट से, और हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डोज को एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम डोज टाइट्रेशन कहते हैं। अब जो आईवी रूट है ना, उससे ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड एज बोलस, स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो बोलस में क्या होता है, बोलस में हम हमारा जो कैलकुलेटेड डोज है उसको रैपिडली इंजेक्ट करते हैं सुपरफिशियल वेन में, ऑलमोस्ट कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट के टाइम में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलस रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आईवी रैनिटिडीन इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। और स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, ड्रग को स्लोली इंजेक्ट करते हैं। कितने टाइम में, 3 to 10 मिनट के टाइम में। और इसका एग्जांपल क्या है, आईवी मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इंट्रावेनस जो इन्फ्यूजन होता है ना, इसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं नॉर्मल सलाइन की बॉटल में। तो जो नॉर्मल सलाइन की बॉटल होती है उसमें हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उसके थ्रू ड्रग धीरे धीरे बॉडी में डिलीवर होता है। तो इसको लगभग कुछ मिनट से लेकर घंटे लग जाते हैं। अब आईवी रूट के एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, फिर क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, फिर हम इससे हाईली रिटर्न ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं रूट से, और फिर जो ब्लड का प्लाज्मा लेवल होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है ब्लड का, उसको हम आईवी रूट से मेंटेन कर सकते हैं। एक कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगर सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन और बर्न्स के पेशेंट में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं आईवी रूट से। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इन्वेजिव टेक्निक का यूज़ होता है, इसलिए पेनफुल होता है। फिर सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है सेल्फ एडमिनिस्टर करना। फिर लोकल इरिटेशन की वजह से वेन में इन्फ्लेमेशन होगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। डिफॉल्ट प्रिपरेशंस नहीं दिए जा सकते। अब डिफॉल्ट प्रिपरेशंस क्या होते हैं आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बस आप अभी के लिए इतना याद रखो कि आईवी रूट से डिफॉल्ट प्रिपरेशन नहीं दिए जा सकते। फिर एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, मतलब जब हम कोई वेन में ड्रग को दे रहे हैं तो वहाँ से वेन से अगर ड्रग बाहर आ जाता है वेन के, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है वेन आजू बाजू के टिश्यूज़ की, और नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। तो ड्यू टू एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ड्रग देयर इज इंजुरी एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रामस्कुलर की तरफ। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, हम ड्रग को लार्ज मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस और वेस्टस लेटरालिस। और मसल से फिर ड्रग कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से सिस्टमिक सर्कुलेशन, वही फिर बॉडी में। तो हम जो आईएम रूट है, इससे हम 2 तरह के ड्रग दे सकते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग्स भी दे सकते हैं और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो आईएम रूट से जब हम वाटर सॉल्युबल ड्रग देते हैं तो वो एकदम रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड क्या है, एक वाटरी मीडिया है। इसलिए जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है उनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। और वहीं पे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है ये बहुत ही धीरे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है उनका स्लो और लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को जब हम आईएम इंजेक्शन से देते हैं तो उनका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है। इसी को हम कहते हैं आईएम डिपोट इंजेक्शन। मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को जब हम आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उनका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है, और इसी को हम आईएम डिपोट इंजेक्शन कहते हैं। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का रैपिड एक्शन रहेगा, फास्ट एक्शन रहेगा, कम टाइम के लिए रहेगा। वहीं पे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का
लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन रहेगा। और फिर ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है इसमें एंगल ऑफ नीडल 90 डिग्री होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो कई बार क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट की स्ट्रेनिंग हो जाती है। तो कैसे होती है, तो देखो फिर से हम हमारे उस डायग्राम पे जाते हैं। सपोज ये हमने IM इंजेक्शन दिया, अभी मसल्स के ऊपर एक लेयर होती है फाशिया की। तो जब हम इंजेक्शन को पुल करते हैं तो जो फाशिया की लेयर है ना, ये जो फाशिया होती है ना, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है वो लीक होने लगता है सबक्यूटेनियस फैट में, और सबक्यूटेनियस फैट की स्टेनिंग हो जाती है। तो इस सबक्यूटेनियस फैट की स्टेनिंग प्रिवेंट, पहले तो देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि IM इंजेक्शन हमने दिया जिसकी वजह से फाशिया रप्चर होंगी, उससे ड्रग लीक होगा सबक्यूटेनियस फैट में, और फिर सबक्यूटेनियस फैट की जो स्टेनिंग हो जाएंगी। अब इस सबक्यूटेनियस फैट की स्टेनिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेड टेक्निक। जेड टेक्निक में हम क्या करते हैं, सपोज ये स्किन है तो हम क्या करते हैं, पहले स्किन को पुल करते हैं, फिर पुल करने के बाद हम इंजेक्शन देते हैं, फिर इंजेक्शन देने के बाद हम स्किन को पुश कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, पहले हमने इंजेक्शन स्किन को पुल किया, फिर इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद फाशिया रप्चर हुई, फिर हमने इंजेक्शन को पुल किया और फिर स्किन को क्या किया, पुश कर दिया। तो जो रप्चर फाशिया है उसकी जगह क्या आ जाएंगी, नॉर्मल फाशिया आ जाएंगी। इसकी वजह से ड्रग लीक नहीं होगा सबक्यूटेनियस फैट में, और सबक्यूटेनियस फैट की स्टेनिंग नहीं होगी। तो आपको समझा। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम पहले क्या करेंगे, स्किन को पुल करेंगे, उसके बाद हम इंजेक्शन देंगे और स्किन को पुश करेंगे, जिसकी वजह से देखो ऐसे जेड बनता है, इसलिए हम इसको जेड टेक्निक भी कहते हैं। तो हम फिर से हमारे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वाली स्लाइड पे चले जाते हैं। तो ये तो आपको समझ गया कि टू अवॉइड स्टेनिंग ऑफ फैट जेड टेक्निक इज़ यूज्ड। अब इसके एडवांटेजेस क्या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के, तो इसका एज़ कम्पेयर टू लोकल रूट इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिपोट इंजेक्शन दिए जा सकते हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के, फिर माइल्ड रिटर्न ड्रग दे सकते हैं हम लोग। और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पेनफुल होता है, लेकिन ये लेस पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू IV। क्योंकि क्या होता है, हमारे जो मसल्स है, मसल्स में देयर इज़ लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, लेस सप्लाई ऑफ नर्व्स, इसकी वजह से ये लेस पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू IV इंजेक्शंस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कैस्ट्रस फॉर्मेशन हो सकता है, फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत डीप पेनिट्रेशन चाहिए होता है, और कोई इंसान खुद से इतना डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, फिर नर्व्स को इंजरी होने का रिस्क भी होता है IM इंजेक्शन में। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में फिर से मैं एक बार आपको हमारी मास्टर स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम कहाँ दे रहे, जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट है, यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये जो सबक्यूटेनियस फैट में हम उसमें ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, और एंगल ऑफ नीडल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। फिर से आ जाते हैं हमारी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वाली स्लाइड पे। तो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस फैट ऑफ थाई, एब्डोमेन एंड आर्म।
और फिर क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट में ड्रग जाएगा, सबक्यूटेनियस फैट से ड्रग डर्मल ब्लड वेसल्स में जाएगा, वहाँ से ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और वहाँ से बॉडी में चला जाएगा हमारा यूजुअल पाथवे। और जो सबक्यूटेनियस रूट है ना, हम इससे एक तो इंजेक्शन दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस इम्प्लांट दे सकते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन का इंजेक्शन है। फिर इम्प्लांट्स में क्या आता है, नॉरप्लांट। नॉरप्लांट क्या होता है, नॉरप्लांट एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें मेनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो भी कौन सा, लीवो नॉर्जेस्ट्रल। तो हम क्या करते हैं, स्किन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें हम इम्प्लांट कर देते हैं नॉरप्लांट को, जिसका इफेक्ट लगभग 5 साल तक आता है। मतलब ये 5 साल तक हमारे सबक्यूटेनियस फैट में रह सकता है और इसका इफेक्ट आता रहेगा। अगर आपने नॉरप्लांट नहीं देखा है तो देखो, कुछ इस तरह से दिखता है नॉरप्लांट, ये उसके रॉड्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये नॉरप्लांट के रॉड्स है, और ये लगभग 5 साल तक ऐसे इस हमारी सबक्यूटेनियस फैट में इम्प्लांट की तरह रह सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको रोज़ इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो वो हर दिन तो मतलब अब डॉक्टर या फिर नर्स के पास नहीं जाएंगे, तो खुद ही इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लगते। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो आपने ज़रूर सबक्यूटेनियस टिश्यू का जो इंजेक्शन हो देखा होगा। फिर इसके डिपोर्ट प्रिपरेशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि नॉरप्लांट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिटर्न ड्रग्स नहीं दे सकते हम। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, ड्रग पहले सबक्यूटेनियस फैट में जाएगा, फिर वहाँ से डर्मल ब्लड वेसल्स, फिर वहाँ से ब्लड में जाएगा, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो इसलिए हम इसको इमरजेंसी में नहीं दे सकते। फिर इससे लाइपोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, रिपीटेडली एक ही जगह पे इंजेक्शन लेना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन कुछ इस तरह से हो जाती है, इसको हम लाइपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को पहले ही बताया जाता है कि आप जो इंजेक्शन की साइट है उसको रोटेट करते रहो, एक ही जगह पे हर दिन इंजेक्शन मत लेना, तो आपको लाइपोडिस्ट्रॉफी नहीं होगी। और फिर अगला डिसएडवांटेज क्या है कि स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, मतलब सेल की डेथ हो सकती है वहाँ पे। तो इसके साथ हमारा जो सबक्यूटेनियस रूट है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम इंट्राडर्मल रूट पे जाते हैं। तो इंट्राडर्मल रूट में क्या होता है, वही कि इंजेक्शन को हम ड्रग को हम डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं, फिर डर्मिस से डर्मल ब्लड वेसल्स में जाएंगे ड्रग, और फिर वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन से फिर बॉडी में चला जाएगा। और जब हम ये इंजेक्शन देते हैं इंट्राडर्मल, तो हम क्या करते हैं, ब्लेब रेस करते हैं। मतलब सपोज हमारी स्किन है तो हम ऐसा एक ब्लेब रेस करते हैं, और फिर इसके अंदर हम इंजेक्शन देते हैं, इसके अंदर ऐसे इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इस रूट से दिया जाता है, और ये पेनफुल होता है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो जो डमी रहता है, आपको वहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी देना होता है, तो ब्लेब वगैरह आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। इसके एग्जांपल क्या है, BCG वैक्सीन है, रेबीज़ वैक्सीन है, और फिर हम इसको ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट में भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को कुछ किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है या नहीं, या हम इंट्राडर्मल रूट से ड्रग कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को देकर उसको फिर चेक करते हैं। तो इसी के साथ हमारा इंजेक्टेबल रूट्स ऑफ ड्रग ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नॉन इंजेक्टेबल रूट्स की तरफ। नॉन इंजेक्टेबल रूट्स पढ़ने से पहले आप एक बार ये एंगल देख लो कि इंट्रावेनस में 25 डिग्री से 25 डिग्री का एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, और नीडल का मतलब जो ये नीडल है और जो स्किन है इसके बीच में जो एंगल है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इंट्रावेनस में कितना होता है, 25 डिग्री होता है। वहीं पे इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री होता है, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री होता है, और इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्री होता है। वैसे तो इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल दोनों रूट्स मेरा एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्लान था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर नॉन इंजेक्टेबल भी अभी पढ़ा दिया तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी,
इसलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो नॉन इंजेक्टेबल पे मैं बना दूँगा, जो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। अगर इंजेक्टेबल रूट्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अगर नहीं पॉसिबल हो गया वहाँ पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और इस जो पेरेंटल रूट्स है या फिर सारे जितने भी रूट नोट्स है हमारे चैनल पे, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।